नाज़रीन, भारत दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान में यह बात बार बार की गई, लेकिन अब पहली बार दुनिया में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ भारत के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर मुहिम चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी करवाता है, किस तरह दहशतगर्दों की माली मदद करता है, ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द अड्डे कैसे चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए भारत कितने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है, ये तमाम हकायक ठोस सबूतों के साथ सामने लाए जा रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के आज के इंटरव्यू ने वाज़ेह कर दिया कि भारतीय कार्रवाइयों पर अब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, भरपूर अंदाज में सिफारती जंग लड़ी जाएगी। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के डोजियर्स के अहम नुकात उजागर किए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर उसमें सबूत सामने लाया है। पाकिस्तान भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने के सबूत भी सामने लाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत संजीदा लिया है। डोजियर सामने आने पर दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने सबसे अहम बात यह की कि अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे कि मामले पर भारत कमजोर पोजीशन पर आ गया है। DGISPR का इंटरव्यू निहायत अहम है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय शरारतों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया के सामने लाने का फैसला कर चुका है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें भारत की दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की ऑडियो और वीडियो भी दिखाई गई थी, जिसके बाद उन तमाम सबूतों पर मुश्तमिल एक डोजियर जारी किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 11 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये डोजियर पेश किया था और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस रिपोर्ट का बगौर जायजा लेने की यकीन दहानी भी कराई थी। पाकिस्तान के इस इक़दाम और इसके मुमकिना नताइज से भारत में हंगामा मच गया था और ढठाई का यह आलम था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सबूतों पर शर्मिंदगी दिखाने की बजाय उल्टा इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के पेश किए गए डोजियर में सबूतों के साथ साथ बताया गया था कि भारत किस तरह दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कर रहा है। इन दहशतगर्द तंजीमों की न सिर्फ माली मावनत कर रहा है बल्कि इन्हें तरबियत भी दी जा रही है। इस हवाले से भारत ने इन तंजीमों पर 22 अरब से जायद की सरमायाकारी कर रखी है। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया तशद्दुद में इजाफा भारतीय कोशिशों का बराह रास्त नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती CPEC कमजोर करने के लिए शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाने और काउंसिल खाने दहशतगर्दी के मराकज हैं। अफगानिस्तान में भारतीय सफीर दहशतगर्दों की तरबियत और माली मदद की निगरानी कर रहा है। पाकिस्तानी डोजियर में कहा गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दों के 87 अड्डे तरबियती कैंप चला रही हैं, जिनमें से 66 अफगानिस्तान और 21 भारत में है। डोजियर के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां कश्मीर में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कश्मीर में बारूदी सुरंगें लगा रही है। अब मामला यह है कि डोजियर तो हमने दे दिया, लेकिन क्या भारत के बारे में दुनिया ये सब कुछ मानने के लिए तैयार है? क्योंकि ज़मीनी हकायक तो ये है कि अमेरिका को इस खित्ते में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है और इसी हवाले से इसने भारत को अपने हसास सैटेलाइट मवाद तक रसाई का मुआहदा भी किया। सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस इक़दाम से भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आलमी बिरादरी भारतीय बदअमनी की कार्रवाइयों के नाकाबिले तरदीद सबूत का कोई नोटिस लेगी या ये सबूत नज़रअंदाज किए जाएंगे? इस हवाले से मजीद बात हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा। हुमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा साहिबा, ये बताइएगा कि इंटरेस्ट जुड़े हैं नेशंस के आपस में, यहाँ पर बात इखलाकियात और इंसानी अक़दार से आगे चली जाती है। हम जो बात कर रहे हैं वो भारत का एक मकरूह चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नेशंस, वो मुल्क जो बड़े हैं, जिनकी बात मैटर करती है, उनके इंटरेस्ट जुड़े हैं भारत से। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही हमारे बार बार बताने से, सबूत देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे अहम और बड़ा फ़र्क तो ये पड़ेगा कि भारत ने तो एक अरसा दराज से पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई हुई थी, जिसमें वो तकरीबन पूरी दुनिया को ये बावर कराने की तवातुर के साथ कोशिश करता था कि
पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। और कई दफा जब कमजोर लम्हे थे पाकिस्तान के, तो उसने कोशिश की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये डिक्लेयर करा दे। कोई फोरम आप दुनिया का उठा के देख लें जहां भारत मौजूद है, वहां वो यही कोशिश करता है कि टेररिज्म के ड्रम को बजा के पाकिस्तान को कॉर्नर करे। तो एक तो हमें बेइंतहा जरूरत थी कि हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाएं और हम इस नैरेटिव को काउंटर करें कि जी टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट पाकिस्तान नहीं है, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट भारत है। और इससे मसला ये था कि पाकिस्तान तो तवातुर से ये बात कर रहा है। जब शर्मुल शेख में तशरीफ लाए थे मनमोहन सिंह, तब भी एक डोसियर उनको पेश किया गया था, वो मान भी गए थे कि बलूचिस्तान में शरारत कर रहा है भारत, लेकिन फिर वापस जाके वो बैक ऑफ कर गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट इस वक्त जुड़ा हुआ है भारत के साथ। लेकिन मुझे ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहना है कि क्या उनका इंटरेस्ट इस बात से नहीं जुड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान में हसूल अमन हो। और अगर भारत का जो हमने प्रूफ दिया है कि वो दाइश पाकिस्तान बना रहा है और उसने लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो दाइश पाकिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में भेजे जा रहे हैं, तो क्या ये जो एक्ट है ये पाकिस्तान की हद तक महदूद रहेगा या इससे पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होगा? देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान से बातचीत हुई, इसमें जो पेरिफेरल पावर्स इंगेज हुई, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, उनका एक मेजर कंसर्न ये भी था कि वहां पे दाइश जो है वो कदम जमा रही है। आज अगर भारत हिस्ट्री के उस साइड पे खड़ा है कि वो दाइश पाकिस्तान बना रहा है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान तो इसे निमट लेगा। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है दुनिया में जिसने तन्हे तन्हा अपने वसाइल से टेररिज्म को काउंटर किया है, और वो ये भी शायद किसी हद तक कर लेगा। और जो कुछ आप देख रहे हैं उसी की कड़ी है। लेकिन खित्ते का क्या होगा? अफगानिस्तान में हसूल अमन का क्या होगा? और क्या वाकई अमेरिका अपनी, अब ट्रंप तो चले गया, क्या ट्रंपिज्म को चलने देगा? और ये जो कॉन्फ्रंटेशन इंडिया से चाइना से बन रही है, इसके नतीजे में इस खित्ते में एक और सर्द जंग चलेगी, या अमेरिका एक कोऑपरेटिव मॉडल पे आएगा और इंडिया को रिस्ट्रेन करेगा इन चीजों से? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये खित्ते का मसला है, ये दुनिया का मसला है, ये अफगानिस्तान में हसूल अमन का मसला है। चलें, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, हमने डोजियर दे दिया, हमने एक बाकायदा एग्रेसिव मुहिम का आगाज भी कर दिया टू अनकर्टन ऑल दो थिंग्स जो भारत करता रहा है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि अब आलमी बिरादरी वाकई ही इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देगी, उन सबूतों की तरफ तवज्जो देगी जो पाकिस्तान अब मजीद अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर रहा है? अली आज़म, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है। जो एविडेंस है उसकी कलेक्शन, कोलेक्शन और प्रेजेंटेशन को बड़े एहसन तरीके से दुनिया के सामने रख दिया है। और ये जब से 5 अगस्त 2019 के बाद से जितना इंटरनेशनल प्रेस ने इंडियन एक्ट को कंडेम किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सारा इसको कंडेम कर रहा है, वीडियोस बनी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कंडेम किया है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट और ख़ुद अमेरिकन कांग्रेस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट है उसमें भी इस बात को अभी एक्नॉलेज किया गया इन ब्लैक एंड वाइट के हिंदुस्तान एट्रोसिटीज़ कर रहा है कश्मीर में। लेकिन जो आपने अपने इंट्रो में एक लफ्ज़ यूज़ किया था मोरालिटी का, उसको अगर आप देखें तो माइक पोम्पियो का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ आवर शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कॉमन इंटरेस्ट वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड वी विल स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद ईच अदर। तो अगर शेयर्ड वैल्यूज़ और कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट ये है, या इसके अलावा और है जो इन चीज़ों को ओवरशेडो करती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कदम हिंदुस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा इंटरनेशनली। लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक स्टेज पर उनको मजबूर कर देगी कि इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जैसे हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि रीजन में, इस खित्ते में अमन को बड़ा सीरियस खदशा है, जहां 3 न्यूक्लियर पावर्स बॉर्डर शेयर कर रही हैं, और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो इन तीनों के सेंटर में है, जहां पे इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। चाइना की शायद टेरिटोरियल गेन्स की कोई ख्वाहिश ना हो, लेकिन वो इस रीजन को डोमिनेट करने के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, और ये मुनीर अकरम साहब से मेरी बात हुई 2 दफ़ा, 1-2 प्रोग्राम की वसातत से, फिर उनसे टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने कहा जी प्राइवेट मीटिंग्स में तो यूनाइटेड नेशन में जब हम टी बार में बैठे होते हैं या कॉरिडोर्स में होते हैं,
तो पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान का स्टैंड पॉइंट दुरुस्त है, यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया ने वायलेट किया है, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन और एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, लेकिन जब स्टेट पॉलिसी की बात आती है तो वहाँ वही रिप्रेजेंटेटिव अपनी स्टेट पॉलिसी की वजह से खामोश हो जाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इसमें कोई तब्दीली पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली आने वाली है, अनलेस ग्राउंड कंडीशंस उस नहज पे पहुंच जाएं कि दुनिया को इधर तवज्जो देनी पड़े। बिल्कुल ठीक। और ये डेफिनेटली चूंकि एक स्ट्रेटेजिक और एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो कि वाबस्ता है ममालिक का, इस वजह से वो खामोश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, सर आपकी कीमती वक्त का। हुमा साहबा आपने वक्त दिया, आपके भी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे नाज़रीन, मुल्क भर में होने वाले ट्रैफिक हादसा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हर साल 35,000 लोगों की जान एक्सीडेंट्स की वजह से चली जाती है। 50,000 से जायद उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। ये आलमी इदारा सेहत के दादोशुमार हैं जो रोज़नामा एक्सप्रेस में 15 अगस्त को रिपोर्ट किए गए। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद ट्रैफिक हादसा पेश आता है जिसमें कोई ना कोई शख्स जख्मी या जान बहक हो जाता है। मुल्क भर की तरह कराची में भी ट्रैफिक हादसात की शरह में खतरनाक इजाफा हो चुका। इस साल पहले 6 माह में कराची ट्रैफिक हादसात में 250 अफराद जान बहक हुए। नाज़रीन, हैवी गाड़ियों हैवी व्हीकल्स के हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 141 है। ट्रक की टक्कर से 36 अफराद जान बहक, ट्रॉलर्स ने 54, डंपर्स ने 23 और वाटर टैंकर्स ने 28 अफराद की जान ली। इस पर समा के नुमाइंदे अहमद रहमान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। कराची में ऐसे 22 मकामात हैं जहां पर इंसानी जिंदगियों को रोजाना की बुनियाद पर डसा जा रहा है। ऐसी कौन सी जगह है और क्यों उन मकामात पर इतने ट्रैफिक हादसात होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स पर ट्रैफिक हादसात की वजह जानने के लिए हमने सिंध पुलिस के एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के अफसर अली सुहाग से मुलाकात की। इनके हमरा ब्लैक स्पॉट्स का दौरा करना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों एक ही मकाम पर हादसे होते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे शहर की सबसे ज्यादा खूनी सड़क हब रिवर रोड पर। यहाँ पर 4 से 5 हादसात होना मामूल है और इस पर हादसात की वजह सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि इस सड़क का एक कट यहाँ मुसाफिरों की मौत की वजह बनता है। जो बल्दिया जाने वाले, नीचे ट्रैक जाने वाले लोग हैं, उनको ये रोड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके लिए वो जब हब रिवर नीचे वाला रोड है वो है, फिर वो जो नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर से वो नीचे उतरेगा, वो रुकेगा, क्योंकि नीचे में अब आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि वो एक ऐसे रोड अनइवन रोड है, खड्डा है, उसको चढ़ने के लिए रुकेगा। जैसे ही ऊपर चढ़ेगा, इन द मीन टाइम इतनी हेवी ट्रैफिक, ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं आपके सामने, आपका कैमरामैन दिखाएगा, वो से फिर कोलिजन हो जाएगा। हब रिवर रोड के बाद हम आपको दीगर ब्लैक स्पॉट्स की जानिब लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसा ट्रक दिखा जो चलता फिरता ब्लैक स्पॉट था। आइए आपको दिखाते हैं। इस ट्रक को रोककर ड्राइवर से बात की तो उसने भी अपनी गलती तस्लीम की। मैंने पहले भी इनको कंपनी वालों को अरेस्ट किया कि भाई 60 बोरे जो है इसमें नहीं आते, ये गाड़ी छोटा है, इसमें जो है कम से कम आप 50 बोरे या 40 बोरे डालो। इन्होंने डाल दिए, बोलते ले जाओ। अब मैं तो ड्राइवर हूँ। कहीं इंजीनियरिंग फॉल्ट है और कहीं रफ्तार पर काबू ना रखना जो हादसात को जन्म देता है। माई कोलाची बाईपास के एनएलसी कट पर भी तेज रफ्तारी ही हादसात की वजह है। यहाँ पर ना तो स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, ना ही रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसात यहाँ पर मामूल हैं। यहाँ एनएलसी कट पर कोई भी अपनी रफ्तार आहिस्ता नहीं करता, इसीलिए दिन में 2 से 3 हादसात मामूल बन चुके हैं। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, अभी तक सेवल ट्रामा पहुंचे नहीं है, मरकज की फोन आ जाती है, भाई फटाफट पहुंचो, कोई और हादसा पड़ा हुआ एक्सीडेंट। इस जगह से फिर उसको छोड़ के फिर फटाफट यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर दूसरे को ले जाते हैं। कयूमाबाद केपीटी इंटरचेंज पुल भी ब्लैक स्पॉट है, जहाँ रवां साल 5 हादसात हो चुके हैं।
इस पुल की ऊंचाई की वजह से जब ये पुल बनाया गया तो इस पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू था, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ गुजरता है। एक तो इसको लोड होता है, अगर 3000 या 6000 गैलन का पानी इसमें मौजूद होता है, ये पूरा 6000 तो भरते नहीं है या 3000 भरते नहीं, तो उसमें वो एक गैप रह जाता है। तो ये पानी जब प्रेशर से ऊपर जाके फिर छलकता है तो ये पीछे इसके लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा, एक्सेल के ऊपर लोड पड़ता है सब चीज़ें। फिर वहाँ जो जॉइंट है, जॉइंट के बाद ये जाके हॉल्ट करता है, फिर ऊपर चढ़ता है, तो वो एक प्रेशर, पानी का प्रेशर, गाड़ी पे लोड, उसके बाद ये बारहा ड्राइवर से इम्बैलेंस हो जाता है। ब्लैक स्पॉट सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। रवां साल पैदल चलने वाले 50 अफराद भी हादसात में जाँ बाक हुए। इन हादसात की बड़ी वजह गलत जगह से सड़क को अबूर करना है। नर्सरी ब्रिज के नीचे भी हादसात इसी वजह से होते हैं। इधर से लोग जाते हैं, क्या वजह है? आपने भी अभी ऐसे ही रोड क्रॉस किया, क्या वजह है? ये वजह है कि यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है, यहाँ से तो जान जा सकती है आपकी। पुलिस अफसरान के मुताबिक हैवी गाड़ियों के हादसात को रोकने के लिए हैवी व्हीकल में स्पीड गवर्नेंस लगाने की जरूरत है ताकि शहर में हैवी गाड़ियां मखसूस रफ्तार से ज्यादा ना चल सकें। हादसात के अदाद-ओ-शुमार वो भी आ चुके हैं। इन मकामात की निशानदही भी कर ली गई है जहां हादसात होते हैं, लेकिन हल के लिए क्या किया जा रहा है ये पूछेंगे कराची में समा न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान से। अहमद साहब, ये अब तक तो आपने रिपोर्ट में देख ली, ब्लैक स्पॉट्स का जिक्र भी हो गया, लेकिन किया क्या गया? मतलब इसको, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए क्या नफरी में इजाफा किया गया, क्या कवानीन में तब्दीली की गई, क्या गाड़ियों की फिटनेस पर काम किया गया, कोई काम हुआ भी अब तक या नहीं? आज देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये निशानदही तो कर ली गई कि इन मकामात पर हादसात होते हैं। ब्लैक स्पॉट्स शहर के 22 ऐसे मुंतखब किए गए जहां पर हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई इंतजामात वहाँ पर नहीं किए गए उन हादसात को रोकने के लिए। सिर्फ निशानदही कर ली गई और रोकने के लिए हादसात इंतजामात तो नहीं किए गए, लेकिन एक चीज़ ये की गई कि वहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है वो खड़ी कर दी गई कि हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को या जाँबाक होने वाले अफराद को उनकी लाशों को या ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। इसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है, चाहे वो हब रिवर रोड की हो तो वहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस सर्विस जो है वो खड़ी कर दी गई है। इसी तरह माई कोलाची बाईपास पे NLC कट है, वहाँ पर हादसात की शरह जब बढ़ी है तो उसके बाद वहाँ पर एक ईदी की एम्बुलेंस को जो है वो खड़ा कर दिया गया है जो ज़ख्मियों को उठा के वहाँ से लेके जाता है। फिर इसी तरह मलीर जो लांडी जेल है वहाँ पर उसके पास उसके सामने यू टर्न है, वहाँ पर हादसात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर भी एम्बुलेंस सर्विस जो है उसकी एक एम्बुलेंस जो है वो खड़ी कर दी गई है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके हवाले से इक़दामात नहीं उठाए जाते कि वहाँ पर हादसात की वजह बनने वाली चीज़ों की निशानदही कर ली जाती है, लेकिन उन चीज़ों को रोका नहीं जाता, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को रुकना चाहिए और बड़ी ईजी है। मतलब हम ट्रैफिक पुलिस अफसरान के साथ बाकायदा वहाँ पर उस जगहों का हमने विज़िट किया और हमने ये चीज़ें महसूस की कि कोई मसला नहीं है, उन चीज़ों को हल करने के लिए कोई इतनी अफरादी क़ुव्वत दरकार नहीं है, कोई इतना बजट खर्च नहीं होगा। अगर सिर्फ अहलकारों को ही वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और दुरुस्त अंदाज में उनको ये कहा जाए कि शहरियों का क्या जो ट्रैफिक है उसको सही अंदाज में यहाँ से गुजारा जाए तो हादसात को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को कोई सीरियस जो है वो नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ना तो हादसात की शरह जो है वो कम होने का नाम ले रही है। मज़ीद हम ये देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ कराची शहर में गाड़ियों की ख़रीदारी हो या मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी हो, मोटरसाइकिलें किस्तों पे मिलना जो है वो शुरू हुई तो उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। तकरीबन 26 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो है वो शहर में मौजूद हैं और हर माह इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए इस अंदाज में ट्रैफिक के इक़दामात को, ट्रैफिक के इंतजामात को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस के साथ कोई इंतजामात जो है वो बेहतर नहीं बनाए जाते। ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही बिल्कुल की गई, हब रिवर रोड उसमें शामिल है, लांडी मंजिल पंप शामिल है, स्टील टाउन रोड उसमें शामिल है, कोरंगी चमड़ा चौरंगी उसमें शामिल है, शारा फैसल की नर्सरी का ब्रिज जो है वो उसमें शामिल है। इन जगहों की निशानदही हो सकी है, लेकिन कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। फिर हैवी ट्रैफिक को हम ये देखते हैं कि कराची में बेहंगम अंदाज में जो है वो हैवी ट्रैफिक को चलाया जाता है। डंपर्स हो, वाटर टैंकर्स हो या फिर मैंने ये खुद नोट किया है कि डंपर्स आपस में रेस लगा रहे होते हैं। मतलब मैं हैरान हो गया देख के, कराची के रोड्स पर डंपर्स रेस, बसें आपस में रेस लगा रही होती हैं। तो क्या पुलिस नहीं मौजूद होती है? ट्रैफिक पुलिस क्या साइड पर खड़ी होती है? इनके चालान नहीं किए जाते, भारी जुर्माने नहीं किए जाते उनको रोक कर?
देखिए अली साहब, इस दफ़ा अगर हम पिछले गुज़िश्ता 3 सालों की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने चालान जो है वो रिकॉर्ड चालान किए हैं। इतने चालान जो है वो इस वक्त हैवी व्हीकल्स के हों या फिर शहरियों के हों तो वो बहुत किए जा रहे हैं। लेकिन हादसात जिन मकामात पर होते हैं उन मकामात पर कोई नफरी खड़ी नहीं की जा रही, उन मकामात को सीरियस नहीं लिया जा रहा। अगर उन मकामात पर जो है वो काम किया जाए तो फिर उसके बाद हादसात की शरह को रोका जा सकता है। ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक की फिटनेस लेवल नहीं होता। अमूमन जो है वो हमने हादसात शहर में जो देखे हैं वो ऐसे देखें, वो ब्रेक फेल हो जाता है चलते हुए तेज़ रफ्तार डंपर का, तो वो लोगों को कुचल देता है। वाटर टैंकर में पानी जो है वो पूरा नहीं भरा जाता, जिसकी वजह से उसमें पानी जो है वो छलकता है तो वो अपना बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रख पाता, तो वो गिर जाता है या फिर जो है वो आगे लोगों को रोन देता है। तो अफसोसनाक हादसात होते हैं। लोगों के प्यारे जो है वो इन हादसात में जो है वो जामबाग होते हैं, लेकिन अफसरान सीरियस नहीं रहते। अगर रवां साल की हम बात करें तो ट्रक की टक्कर से ही या रोंदे जाने से 36 अफराद जो है वो जामबाग हुए हैं, जबकि अगर हम ट्रॉलर्स की बात करें तो 54 अफराद जो है वो जामबाग हुए हैं। इसी तरह डंपर के हादसात से 23 अफराद, जबकि वाटर टैंकर्स के हादसात से 28 अफराद जामबाग हुए हैं। तो ये डिटेल्स जो है वो जमा करने में इस वक्त हमें लगता है कि ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है और लोगों का चालान काटने में, लेकिन हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं कि हादसात हो क्यों रहे हैं। रिसर्च भी की जा रही है कि किन किन मकामात पे हो रहे हैं और वजह क्या है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम हसन निसार साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो एक मौरूसियत का अंसर है ये पहले तो गालिब था, अब मजीद गालिब आता जा रहा है। तीसरी पुश्त है सियासतदानों की जिनको प्लेट में डाल के पार्टी भी मिल जाएगी, इक्तदार भी मिल जाएगा। क्या पाकिस्तानियों की किस्मत में यही लिखा है? वक्फे के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत जमूद का शिकार हो चुकी है। मौरूसी और ख़ानदानी इजारादारी हकीकी सियासी निज़ाम की राह में रुकावट है। दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप और फिर अगली नस्लों में सियासी जमातों की सरबराही मुंतकिल हो जाती। मौरूसी सियासत ही तर्ज सियासत बन गई है। एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहाँ सियासी अमल मजबूत है, मौरूसी सियासत दम तोड़ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान है जहाँ मौरूसी सियासत सबसे आगे है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोकसभा में 2010 में मौरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 28% था, जबकि पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असम्बली में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% था। सियासी अमल में इसी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान 4 बार मार्शल लॉ का शिकार हो चुका। मौरूसी सियासत पर बहस बहुत पुरानी है और पीडीएम के मुल्तान जलसे में आसिफा भुट्टो की एंट्री ने यह बहस दोबारा छेड़ दी है। हुकूमती और सियासी हलकों की जानिब से ऑपोजिशन को मौरूसी सियासत के ताने दिए जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों ने तो सिर्फ आसिफा भुट्टो को मौरूसी सियासत का ताना दिया था, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जिस स्टेज पर आसिफा भुट्टो खड़ी थी उसी स्टेज पर वो कायदीन भी मौजूद थे जो मौरूसी सियासत के अलमबरदार और मौरूसी सियासत के फैज याफ्ता है। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई, इन सभी रहनुमाओं को सियासी घर वजह से ही बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर कुछ किए अहम पार्टी ओहदे मिले। एक ही खानदान के 3-3 नस्लें पार्टी पर काबिज हैं। सबसे बड़ी मिसाल भी बस पार्टी है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद पार्टी सरबराही उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को मिलती है और बेनजीर भुट्टो के बाद उस वसीयत की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो चेयरमैन बन जाते हैं और आसिफा भुट्टो ने भी एंट्री दे दी है। शरीफ खानदान भी खानदानी सियासत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। शरीफ खानदान मुस्लिम लीग नून के कायद है। नवाज शरीफ साहब, भाई शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। कैप्टन सफदर भी इसीलिए रहनुमा है क्योंकि वो नवाज शरीफ के दामाद हैं। हमजा शहबाज पंजाब के ऑपोजिशन लीडर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ के भतीजे हैं। मुल्तान स्टेज पर मौजूद मरियम नवाज को भी पार्टी कायद नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ही मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत मिली है। हालांकि वो सियासी तौर पर पहली बार 2016 में पनामा लीक्स के बाद मंजरे आम पर आई थी। 3 नस्लों की कहानी JUIFA पर भी पूरी उतरती है। मुफ्ती महमूद के बाद पार्टी की अमारत उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान के हिस्से में आई। उनके भाई मौलाना अताउर रहमान और बेटे मौलाना असदुर रहमान भी खानदान की वजह से ही सियासत में मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली के सियासत भी तवील वरासती सियासत का ही तसलसल है। दादा बाचा खान के बाद वालिद वली खान से चलने वाला सिलसिला वालदा बेगम नसीम वली खान से होता हुआ असफंदियार वली तक पहुंचा। आगे क़यादत संभालने के लिए बेटे अहमद वली खान वो तैयार बैठे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के वरासती सियासत की मिसाल बन चुकी है। शाह अहमद नूरानी की वफात के बाद उनके बेटे शाह अवैस नूरानी को ही पार्टी अमारत के लिए चुना गया। बलूचिस्तान में तो सियासत का महवर
चंद खानदान हैं। अचकजई, बजिंजो, मरी, मैंगल, बुगटी, जहरी, इन सब खानदानों की सियासी निजाम पर अजारादारी है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई भी खानदानी सियासत की एक मिसाल है। उनके वालिद अब्दुल समद अचकजई भी सियासतदान थे। वो अपने एक भाई को सूबे का गवर्नर और एक भाई को सूबाई वजीर बनवा चुके हैं। बीएनपी मैंगल के सदर सरदार अख्तर मैंगल खुद भी बलूचिस्तान के वजीर आला रहे हैं और उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल भी बलूचिस्तान के पहले वजीर आला थे। मौरूसी सियासत का साजदानों को भी एहसास है नाज़रीन, इसलिए जब उनसे इस पर सवाल होता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अगर हम अपने हमसाए भारत में नजर डालें तो वहां वरासती कल्चर दम तोड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है नेहरू खानदान की 4 नस्लों के बाद कांग्रेस का जवाल, जबकि रियासत में आम आदमी की मिसालें बढ़ती जा रही हैं। हालिया सबसे बड़ी मिसाल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल है और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शक्ल में सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल भारत के टैक्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे। 2011 में उन्होंने समाजी रहनुमा अन्ना हजारे के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ धरना दिया। मोदी को कौन नहीं जानता, एक चाय वाला एक प्रोसेस से गुजरा और बिलाखिर वजीर आजम बन गया अपने एक बड़े मुल्क का। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या ये पाकिस्तान की किस्मत में लिख दिया है कि एक के बाद उस दादे के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद पोता वही गद्दी संभालेगा, वही रियासत का या हुक्मरान होगा या वजीर आला होगा या वजीर आजम होगा या पार्टी का चेयरमैन होगा? वो जो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है सर, उससे हम क्यों नहीं गुजर पा रहे कि जहां पर जो बाइडेन के पास अपने बच्चे के कैंसर का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, मगर वो एक सिस्टम में दाखिल होता है, सियासी सिस्टम में दाखिल होके एक प्रोसेस से गुजर के वो एक सुपर पावर का सदर बन जाता है। क्या हमारे यहां ये ख्वाब पूरा हो सकता है? देखिए, पहली बात, आप एक बड़ा खूबसूरत नाम भूल गए हैं, बराक ओबामा का। पहला काला प्रेसिडेंट सुपर पावर का जी, नॉट अ रिच मैन, सिवाय इसके कि वो काबिल था, पढ़ा लिखा था, और क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी। एनीवे, जो बात आप कर रहे हो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलम इस्लाम का बुनियादी अलमिया है। आपने कहा हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया, नहीं, आप इन अ वे अपना मुकद्दर खुद लिखते हो। ये कुरानिक विजडम है। ये जो फरमाया अल्लाह पाक ने कि बेशक इंसान को उतना ही मिला जितनी के उसने सही की। सही का क्या मतलब है? सही कोई डंड बैठ के लगाने का नाम नहीं है। आपका शऊर बेदार हो, आपकी अक्ल काम कर रही हो, आपका दिमाग काम कर रहा हो, आप तफक्कुर कर रहे हो, तदब्बुर कर रहे हो, गौर व फिक्र कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। ये सही की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आइंस्टाइन से लेके एडिसन तक इन लोगों ने कोई जिम जाके को वर्कआउट नहीं किया था, इन्होंने सही की थी। तो रब्बुल आलमीन है वो, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं। उनको खैरात मिली, हम में से किसी ने वो एफर्ट ही नहीं की, हमको नहीं मिली, खत्म। तो बुनियादी तौर पे ये एक बद्दुआया हुआ खित्ता है। और ये इतने गए गुजरे लोग हैं, माफ करना, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग ये बातें कर देते हैं कि जी वो तो देखें उधर भी तो कैनेडीज हैं। ओ भाई, वहां कैनेडीज या किसी बुश का होना इट इज एन एक्सेप्शन। हमारे यहां ये रूटीन बिजनेस है। और मुझे तो इस मौरूसियत की लानत, और कमाल ये है कि अच्छा, ये भी हुजूर का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हम इस मौरूसियत के हाथों कई साल लगातार डसे जा रहे हैं, हमें होश नहीं आ रही। तो हमसे कुदरत रूठ गई है, थूक दिया उन्होंने, इसको इनके हाल पे छोड़ दो। अच्छा, इसके बेशुमार डायमेंशन है। आपका सवाल इतना लोडेड है, इतना खतरनाक है, इतना भरा सवाल है कि इस पे बंदा घंटों बात कर सकता है और हजारों सफ़े लिख सकता है। फिर एक और जो हमारे यहाँ फिलॉसफी है, हमारे असलाफ ने हमें दी, जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मैं चोर हूं, मेरे चोर मुझे पसंद आएगा। मैं खुद डाकू हूं, मैं बच्चे के दूध में मिलावट करता हूं, मैं बेसन में मिलावट करता हूं, मैं चाय की पत्ती में मिलावट करता हूं। तो फिर मैं ही ये कह सकता हूं ना कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। यानी जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, ये मान के खाते हैं।
अच्छा जी, हैं डाकू, सुभान अल्लाह। सो ये वो लोग हैं जिनको सुल्ताने डाकू और रॉबिन हुड, यही इनके बारे में, ये इन्होंने, हमने बेशुमार किस्से, कहानियां, बातें अपने असलाफ की सिर्फ निसाबी किताबों में लिखने और एक दूसरे को सुनाने के लिए या जुमे के खुतबात में उनके हवाले देने के लिए वो रखी हुई है। प्रैक्टिकली ये पूरे का पूरा सोसाइटी, आप कह रहे हैं कि ये मौरूसियत का एक निज़ाम, मुझे बताएं कौन सा निज़ाम और कौन सा इदारा है फौज के अलावा? एक बात समझ नहीं आती हसन निसार साहब, जो मेरे लिए बात से तशवीश भी है। देखिए सर, आप प्रॉब्लम को तभी समझ पाते हैं जब आपको पता लगे कि यार ये प्रॉब्लम हुई कैसे थी, इसका आगाज कहां से हुआ, जिसे कहते हैं ना, इसका मुड कहां से बना था। सर ये जो हमारे अंदर सलाहियत कर गई है कि सवाल हम नहीं पूछते, आंखें हमने बंद की हुई हैं, वो 100 छितर वाला हाल है, 100 प्याज वाला हमारा हाल हो चुका है। सर इसका आगाज कहां, हमारा ये मिजाज बना कैसे, हम ऐसे हुए क्यों और कैसे? शख्सियत परस्ती, जो बुत परस्ती से करोड़ों गुना बेहतर है। बुत की जब कोई पूजा करता है, वो प्लास्टिक का होता है, वो लकड़ी का होता है, वो पत्थर का होता है, पीतल का होता है, तांबे का होता है, चांदी का होता है, सोने का होता है, वो बेजान है। उसके आगे माथा रगड़ो, उसकी खुशामद करो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, जो मर्जी करो, वो तो बेजान चीज है, उसको तो पता ही कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। जब आप इंसानों को महाबली और आलमपना, साहब जी और सर जी कहना शुरू कर देंगे, जब आप अपनी दरखास्तों के एंड पे खुद लिखोगे फिदवी, तो फिर ऐसा ही मुआशरा। ये जो मैं कहता हूं इंसान साजी करो, लेकिन हमारे किसी हुक्मरान को इस लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, उनकी प्रायोरिटीज नहीं है, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, भूखे नंगे हैं, रोटी की तलाश। एक गरीब आदमी को झोंपड़ी में, और जो टॉप पे बैठे हैं वो ईवान हाय इक्तदार में, वो भी रोटी की तलाश। उस फिल्म का उन्वान, उसका उन्वान भी रोटी की तलाश, झोंपड़ी का उन्वान भी रोटी की तलाश। जब से मैंने होश संभाला है, महंगाई हो गई जी, मारे गए जी, लुटे गए जी, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, घी महंगा, यही सुनता 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 मैं खुद कब्र किनारे पहुंच गया हूं। ये इस तरह होता है, जिल्ले सुबहानी, रब का साया, आलम पना, एग्जैक्टली, बादशाहों का बादशाह जी जी, शहंशाह हिंद। आज भी हमारे यहां मुहावरा है, ओ यार फलाना बहुत बादशाह आदमी है जी, लो ये औकात है। एक बंदा मर गया, वो इनको चांद में नजर आता रहा, फिर वो पुट्ठो दे नारे बजणगे, फिर कदी मियां दे नारे बजणगे, तो आप भी बजी जाओ, नारे भी बजी जान, ठीक है, आ गए। यू लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री को सबक सीखा है इस मुल्क में किसी ने, उसका जिक्र करना भी गुनाह है। तो किस चीज की आप बात कर रहे हो? जो आप मौरूसियत की बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक, ये यही है, यही इनका नसीब है, ये आलमपना। इन्हें जिल्ले सुबहानी चाहिए, इन्हें महाबली चाहिए, वो मिल जाता है, वो ठोकता है इनको टका के, फिर उसकी जुदाई में रोने लगते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सांप से डसवाने का नशा लग गया है। और ये मैं कोई अफसाना नहीं, मैं कहानियां नहीं सुनाता, बाकायदा एक लेवल है, लोगों को सांप से डसवाने का नशा लग जाता है। पाकिस्तान का कोई महकमा मुझे बताओ जहां 100 की जरूरतमंद हो और 500 ना घुसाया हो। ये अवाम की, ये अवाम की बोटियों का कोरमा बना के अवाम की दावत करते हैं। इनको नहीं समझ आती तो जाएं, अब नहीं कोड़ा जाता। बहुत बड़ा जुमला कह दिया आपने हसन निसार साहब, उफ, बहुत बड़ा जुमला कह दिया सर आपने। अवाम की बोटियों का कोरमा बना के अवाम को ही दावत देते। स्टील मिल तेरे बाप की है, तुम घुसाए जा रहे हो बंदे वहां। अपने घर में 5वां मुलाजिम ना तुम रखो, तुम्हें 3 ड्राइवर चाहिए, 2 चाहिए, तुम 4 रखोगे? ओ भाई, तुम अपनी फैक्ट्री में, अपने प्लांट में, अपनी मिल में बिल्कुल भी नहीं, तुम तो सिला रहमी के तहत 10 बंदे ना रखो कौम की कॉस्ट पे ये। लेकिन इधर क्या है, दूसरी तरफ इन्होंने लोगों को जाहिल रखा, अनपढ़, वो नाक से आगे देख नहीं सकते, उसको नहीं परवाह कि कॉरपोरेशन में पहले ही 10 की जगह 100 आदमी भर्ती हो चुका है, रेलवे उजड़ गया, पीआईए उजड़ गया इस चक्कर में, क्या नहीं खा गया। और बात सुने, ये तो नवाज शरीफ ने तो खैर इसको आसमान पे पहुंचा दिया, खुद पीपल्स पार्टी भुट्टो का जुमला
सुने, आप बहुत छोटे होंगे या शायद होंगे नहीं उस वक्त, भुट्टो साहब ने जाम सादिक अली को कहा था कि वो जाम देखना, कायद आजम का मुजार ही ना बेच देना, यही ना किसी को अलॉट कर देना। ये जबान ज़द-ए-आम था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में हूँगा या मेरा बिगनिंग ऑफ माय करियर था, धने के जमाने की बात होगी। पूरे मुल्क में इस जुमले की गूंज सुनाई दी कि जाम सादिक अली को कायद अवाम साहब ने कहा कि जाम देखना, कायद आजम का मजार ही ना बेच देना, या यही किसी को अलॉट ना कर देना, या बाहर की तरफ उसके दुकानें ना बनवा देना, कोई इस तरह। तो ये कैरेक्टर है, एंड दिस इज व्हाट वी डिजर्व। ठीक हो रहा है, वरना इनको बंदा, बात सुने, ये जितने हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुका है ना, मेरी नजर में वजारत उज़्मा की वक़्त 2 टके की नहीं। मैं किसी अच्छे नाई की, किसी हजाम की, लोहार की, तरखान की इज्जत करूंगा, अच्छे की। वजारत उज़्मा की मेरे नजदीक परे का जितनी वक़्त नहीं है। क्यों? एक कितना मतलब बिलो एवरेज आदमी रह चुका जिस मुल्क में, और पेट ही नहीं भरता इनका। बार 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 करके अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो भाई भाड़ में जाओ, वोट को इज्जत हो, पता नहीं कौन है जमहूरियत का। बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू की हसन निसार साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट नाज़रीन हमने आपके लिए डिजाइन किया है। आपको देखना होगा कि हमारे पाकिस्तानी सियासतदान जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे फेस करते हैं, मगर जब बाहर जाते हैं तो वहां के मीडिया को कैसे फेस करते हैं। एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासतदान जब पाकिस्तान में मीडिया को इंटरव्यूज देते हैं या सहाफियों से बात करते हैं तो सख्त लहजा अख्तियार करते हैं, कभी कभार डांट भी देते हैं। लेकिन यही सियासतदान जब बैनुल-अक़वामी सहाफियों को इंटरव्यूज देते हैं तो मिनमिनाए से लगते हैं, सवालों के जवाब देते हुए गड़बड़ा जाते हैं। पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ मिल जाता है। 2 रोज कबल इसाक डार साहब ने BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक को इंटरव्यू दिया, जिसमें वो एंकर के सख्त सवालों के सामने लाजवाब होते हुए नजर आए। लेकिन यही इसाक डार पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इनका अंदाज ये होता। ये तरीका नहीं यार, आप बात सुने, मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं। मैं और किस तरह बात करूं? इसको बाहर निकालो, इसको। फर्क चेक किया आपने? BBC को इंटरव्यू देते हुए इसाक डार के पसीने छूटे तो हुकूमत ने इस पर खूब तबसरे किए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा किसी ने स्ट्रेस देखना हो तो BBC के इंटरव्यू में इसाक डार का चेहरा देख ले। लेकिन इमरान खान ये भूल गए कि जून 2018 में उन्होंने भी BBC को इंटरव्यू दिया था और बराह रास्त सवालों के जवाब में इधर उधर की बातें की थी। एंकर ने पूछा था आपने कितनी नौकरियां की, कितनी नौकरियां दी, कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई। इसके जवाब में इमरान खान अपने वोट बैंक के बारे में बता रहे थे। BBC के सामने गड़बड़ाने वाले इमरान खान पाकिस्तानी सहाफियों को इंटरव्यू में सख्त लहजा अख्तियार कर लेते हैं। वो भी देखिए। काम है सवाल पूछना आपका और उससे आगे नहीं बात करने का। मैं मेरी बात सुनो, सवाल पूछे और मुझे जवाब देने दें, उसके बाद आपका हक नहीं बनता। और मैं आपका जवाब इसलिए नहीं दे रहा, मेरी बात सुनो, आपका काम सिर्फ सवाल पूछना, आपका आगे आर्ग्यू करना नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ ऐसा ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कर चुके। 2013 में उनसे सवाल किया गया गुज़िश्ता दौर में आप जिस बलूचिस्तान हुकूमत को मसाइल का जिम्मेदार कहते थे, अब इसी हुकूमत के 4 साबिक वज़रा को टिकट क्यों दिए रहे हैं। इस पर नवाज शरीफ नाराज हो गए थे, रिपोर्टर को डांट भी दिया। लेकिन जब इन्हीं नवाज शरीफ ने 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की तो उन्होंने क्या कहा ये भी सबके सामने है। इसके जवाब में भी उन्होंने आयमाशाएं किया। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से CNN की एंकर ने सवाल पूछा था, गैलप पोल के मुताबिक 1/3 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि वो मुल्क छोड़ते क्यों नहीं, इन्हें किससे रोका है। हमसे वाबस्ता रहने वाले फारूक सत्तार वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ नरमी से ही पेश आते रहे हैं, लेकिन एक आध मौका पर इंटरव्यू लेने वाले एंकर को जानिबदारी का ताना दे चुके हैं। यही फारूक सत्तार BBC एक सख्त इंटरव्यू में ढेर हो चुके हैं। जनाब, इनके ये तेवर, इनका ये गुस्सा यहीं चलता है, बाहर ये अक्सर ढेरी हो जाया करते हैं। प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।